हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। एनसीईआरटी को एक्सप्लेन अपन कर रहे थे। एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज अपन देख रहे हैं, जिसमें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे किसी भी एग्जाम में अपना काम इजी हो जाए। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, धर्मेंद्र कुमार से मैं आपको मिलूंगा। वहां अपने डाउट आप मुझे सेंड कर सकते हैं। जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से रिलेटेड या दूसरी जो चीजें है उससे रिलेटेड, तो वहां पर उन सबको सोल्व कर दिया जाएगा। स्टार्ट अपन करते हैं। लास्ट वीडियो लेसन में जीवों में जनन का इंट्रोडक्शन परिचय अपन ने देखा था, और आज के लेसन में अपन बात करेंगे अलैंगिक प्रजनन की। बेसिकली अगर अपन बात करें तो प्रजनन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। एक जैविक प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, एक जीव अपने से समान या असमान जो छोटा है, छोटा नया जीव जो है उसको प्रोड्यूस करता है, उसे उत्पन्न करता है, उसे अपन बोलते हैं प्रजनन। अब जो प्रजनन है उसके दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है अलैंगिक, ये भी अपन ने डिस्कस किया था, और सेकंड होता है लैंगिक। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल इसे अपन बोलते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ए का मतलब होता है अनुपस्थित या जिसे अपन बोलते हैं एब्सेंस, और सेक्सुअल का मतलब जो होता है लैंगिक संरचनाएं। ठीक है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर जिसे अपन बोल सकते हैं। सो एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर या लैंगिक संरचनाओं की अनुपस्थिति को अपन बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। जबकि यहाँ पर ए नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर है, जो लैंगिक संरचनाएं होती है, वो यहाँ पर होगी। दो पेरेंट होंगे, युग्मक बनेंगे, उनका संलयन होगा, वो होता है लैंगिक प्रजनन। अब आज के लेसन में अपन डिटेल से देखेंगे अलैंगिक प्रजनन की एनसीईआरटी को, उसके डायग्राम को, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसे। अलैंगिक प्रजनन, इस विधि में एकल जीव, जो हाईलाइट मैंने कर रखा है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी एनसीईआरटी में कर लीजिएगा। कुछ नोट करना हो तो नोट भी करते रहिएगा। इस विधि में एकल जीव या जनन, जो पेरेंट है, जो पैतृक है, या जिससे सिंपल सा बोल रहे हैं अपन, जो जीव है वो कितना है, एक ही है। ठीक है, एक एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वे केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। अब इसे जो मैं समझा रहा हूं उसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी जो है इजीली समझ में यहां से आ जाएगी। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कोई भी जीव है। अब ये एक जीव है, दो तो है नहीं यहाँ पर। अब इसके अंदर कुछ भी केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, या दूसरे जो कोशिका अंगक होते हैं वो है। इन सब का क्या होगा, डबलीकरण होगा, मतलब डबल हो जाएंगे। ठीक है, एक से दो केंद्रक हो जाएगा। तो उसके बाद में दो केंद्रक होने के बाद में, जैसे इस डायग्राम को आप लोग देख लो, ये एक सिंपल सा डायग्राम बता रखा है, इसमें ये केंद्रक वगैरह है, या बाकी जो दूसरे कोशिका अंगक है वो इसके अंदर बता रखे हैं, वो डबल हो रहे हैं। देखो यहाँ से केंद्रक डबल हो गया। डबल होने के बाद में इसकी जो झिल्ली है, यहाँ से इस जीव की जो झिल्ली बताई जा रही है बाहर वाली, ये वाली, ये यहाँ से अलग हो जाती है। पहले जो कोशिका अंगक थे या जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य वो डबल हो गए, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से बीच में खांच बनना स्टार्ट हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो खांच होगी इतनी बन जाएगी कि दो अलग अलग प्रकार के क्या हो जाएंगे, जीव बन जाएंगे, या कोशिका यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अपना पैतृक था और ये अपने पास क्या है, संतति है, ये एक दूसरे से समान होंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैतृक कितना है, एक ही है। उसी में डिवीजन हो रहा है, उसी में क्या हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कोशिका विभाजन ही एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, मतलब कोशिका विभाजन का रिजल्टेंट क्या है, अलैंगिक जनन है। यहाँ पर कोशिका विभाजित होगी तो नए जीव बनेंगे, लेकिन पेरेंट कितना है, पैतृक एक ही है। एक ही है, जैसे सपोज कर लो कि नर और मादा दो होते हैं, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक में। तो जब जुड़ते हैं तो भ्रूण बनता है, युग्मनज बनता है, सब कुछ आगे बनता है। ठीक है, तो यहाँ से नर और मादा दोनों के लक्षण इसके अंदर आएंगे, इस नए जीव जो बन रहा है यहाँ पर। लेकिन सपोज कर लो कि किसी एक केस में केवल नर ही है और उसी से नया जीव बना, तो इसमें मादा वाले लक्षण नहीं आएंगे और मादा वाले लक्षण नहीं आएंगे। ये केवल मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, एक जीव है
केवल एक ही जिसमें दूसरे जीव के कोई भी लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो वो जीव जो होगा वो क्या होगा, वो समान होगा। किससे? अपने पैतृक से। मतलब ओवरऑल जो अपन बात कर रहे हैं कि जितने भी जीव है यहाँ पर, ये जो पैतृक है, ये जो पेरेंट है, ये सेम होगा किससे? इन संतति कोशिकाओं से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा पेरेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई भी विभिन्नताएं नहीं आ रही है, विभिन्नताएं नहीं आ रही। जुड़वा मूवी देखी होगी, पुरानी वाली सलमान खान की, नई वाली वरुण धवन की, जुड़वा दिखते हैं दोनों भाई। तो वहां पर जैसे जुड़वा दिख रहा है, सेम वैसे यहाँ पर जुड़वा दिखेंगे। ये भाई भाई जुड़वा है, लेकिन इनका जो पेरेंट है, इनके जो फादर है या जो मदर है, वो भी इनसे क्या होंगे? सेम होंगे। और इसी विभिन्नताएं यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये पैतृक और जो संतति कोशिका है वो क्या है? समान है। और इसी समानता को बताने के लिए एक टर्म अपन यूज में लेते हैं, क्लोन। हिंदी में भी क्लोन बोलते हैं और इंग्लिश में भी क्लोन बोलते हैं, ठीक है। आनुवांशिक रूप से समान होंगे ऐसे पैतृक और जो संतति कोशिका है वो, और आनुवांशिक रूप से अगर समान हो गए तो वो आकारिकी या शारीरिक रूप से भी क्या होंगे? समान होंगे। क्योंकि आनुवांशिकी अपन बात करते हैं तो उसमें जीन होता है, गुणसूत्र होता है, वो अगर सेम हो गए तो बाकी सब कुछ क्या होगा? सेम ही यहाँ से होगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखेंगे यहाँ पर वे केवल एक दूसरे के समरूप नहीं है, मतलब ये जो है संतति कोशिका एक दूसरे से समान होती है, समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। मतलब पैतृक, बाप, बेटा, बेटी सब क्या होते हैं? सेम होते हैं, पहचान ही नहीं सकते अपन, ठीक है। क्या ये संतति आनुवांशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है? इस क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूँ, बिल्कुल आनुवांशिक रूप से भी क्या होती है? समान होती है। क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, जीन विनिमय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ही पेरेंट है। जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? जहां पर दो पेरेंट होते हैं वहां पर होता है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर, लेकिन यहाँ पर नहीं है। वैसे एनसीईआरटी वालों ने खुद ने आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का। आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई। बता दिया मैंने आपको ये पहले से। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। कर लेते हैं भाई साहब, क्या दिक्कत है। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, यहाँ से इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एकल जीव में होगा। दो जीव जहां पर भी आएंगे वहां पर अलैंगिक जनन नहीं होगा। एकल जीव में होता है पादप तथा जीव आदि में पाया जाता है, मतलब जंतु में पाया जाता है, जो सरल प्रकार के होते हैं। जंतु में सरल प्रकार के जैसे मोनेरा आप लोगों ने सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं सुना दूंगा। 5 जगत प्रणाली बताई थी RH पीटेकर साहब ने। तो मोनेरा हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, ये कुछ ऐसे जगत हैं जो क्या होता है? सरल प्रकार के होते हैं। या कुछ कवक भी होते हैं जो सरल प्रकार के होते हैं। जितना सरल होगा उतना ही उसमें क्या होगा? अलैंगिक जनन पाए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव, जैसे इसने एग्जांपल ले लिया मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में, जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। चित्र 1.2, ये जो 1.0 ये है जनन, या जनन तो नहीं है, इससे अपन बोलेंगे जनक, ये करेक्शन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ इंग्लिश वाले भी साथ में रखो। जनक कोशिका है, ठीक है। इसके बाद में ये जो केंद्रक वगैरह हैं यहाँ पर, ये जो केंद्रक है वो 2 हो जाते हैं, ये 2 बन रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे। उसके बाद में एक खांच यहाँ पर बनी है, और एक खांच एक ऐसी आएगी, क्या होगा कि ये बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। तो विभाजन होने से पहले की जो कंडीशन होती है उसे अपन बोलते हैं कलिका। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, विभाजन होने से पहले, नोट कर लीजिएगा, या अलग होने से पहले, ठीक है। विभाजन से पहले जो स्थिति होती है उसे अपन बोलते हैं कलिका, और ये अपने पास है पैतृक। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। बता दिया मैंने आपको, कोशिका विभाजन ही क्या है? जनन की क्रियाविधि। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। पूछेगा कभी भी ऐसा कौन सा जनन होता है जिसके अंदर कोशिका विभाजन से ही सब कुछ होता है, तो ऐसा अलैंगिक जनन होता है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन, द्वि का मतलब 2, खंडन का मतलब विभाजन होना, से उत्पन्न होता है, जिसमें एक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है, और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है। जैसे अमीबा और पैरामीशियम जो है, ये एग्जांपल है किसके? प्रोटिस्टा के, या जो कवक मैंने भी आपको बताए थे उसके। इन डायग्राम को भी अभी अपन देखेंगे, थ्योरी देख लेते हैं पहले। यीस्ट जो एक प्रकार का होता है कवक, ध्यान में रखिएगा, यीस्ट क्या होता है? कवक में यह विभाजन एक समान नहीं होता है तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है। विभाजन एक समान नहीं होता मतलब क्या होता है? जो पेरेंट है इस टाइप से पेरेंट है, अब इसके ऊपर आउटर ग्रोथ यहाँ से देखने को मिलेगी इस टाइप से, ये तो ये छोटी है और ये क्या है? बड़ी है। फिर से इसी टाइप से कुछ ऐसा होगा कि ये बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो ये जो पुत्री कोशिकाएं है वो क्या होगी?
संतति कोशिका वो छोटी होगी और ये अपने पास जो पैतृक है वो क्या होगा, बड़ा होगा, इसीलिए इसे बोला गया है असमान है। जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती है और बाद में अलग होकर नई हिस्ट्री में बता दिए जनक कोशिका से जुड़ी हुई है, पहले भी अपन ने देख लिया। वैसे इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हो, ईस्ट में जो मुकुलन था सेम वही बता रहा है। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन, ये डायग्राम अगर पूछा जाए तो ये अमीबा का है। विषम परिस्थितियों में अमीबा, अब जो अमीबा होता है ना भाई साहब, उसका ये कुछ इस टाइप से इरेगुलर शेप होता है, असमान शेप होता है। ये सपोज कर लो न्यूक्लियस है, ये इसके बाहर की तरफ ये स्पेसिफिक प्रकार नहीं है, विशिष्ट नहीं है, ये अलग अलग शेप की है। यहाँ पर इसे अपन बोलते हैं कूटपाद। पाद का मतलब चलने वाले जो पैर होते हैं, वो इंग्लिश में से अपन बोलते हैं शूडोपोडिया। ठीक है, शूडो फॉल्स फीट, और इसे अपन बोलते हैं फॉल्स फीट। असत्य जो पैर होते हैं, फीट को अपन बोलते हैं पैर, मतलब पैर के जैसे वो काम करते हैं लेकिन वो पैर नहीं है। ठीक है, तो विषम परिस्थितियों में जैसे सपोज कर लो कि जो अमीबा है वो सब पानी में रहता है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, और अब जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये विषम है। पहले 30 था, अब 50 हो गया, एनवायरमेंट का टेम्परेचर जो अपने कंट्रोल में नहीं है, तो अमीबा के लिए तो विषम परिस्थिति होगी। तो उस केस में क्या करेगा, जो अपने पादाब है या जो कूट पाद है उसे संकुचित कर लेगा। इस टाइप की कुछ स्टेज हो जाएगी, सब अंदर की ओर संकुचित कर लेगा, इस टाइप से किसी भी शेप का हो सकता है, तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है। जैसे ये करेगा बाहर की ओर, क्या करेगा, एक 3 लेयर का सीक्रेशन यहां से करेगा। ये पहली हो गई, दूसरी तीसरी की अपन थोड़ी सी इसी कलर में बता देता हूं, चलो मैं। ये एक लेयर, दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर। तो अमीबा के चारों तरफ क्या हो गया, 3 लेयर यहां पर बन गई। ठीक है, इन लेयर को अपन क्या बोलते हैं, ये लेयर को मैं थोड़ा सा डार्क अगर कर दूं इस टाइप से, तो इन लेयर को अपन बोलते हैं पुटी, या इंग्लिश में से अपन बोलते हैं सिस्ट। सिस्ट जो लिखा है उसकी इस टाइप से स्पेलिंग होती है। ठीक है, और ये जो परिघटना है जिसमें ये अपने चारों तरफ इस पुटी का सीक्रेशन कर रहा है, उस घटना को, उस जो प्रोसेस को अपन बोलते हैं पुट्टी भवन। इंग्लिश में अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, एनसिस्टेशन इसे अपन बोलते हैं, स्टेशन एनसिस्टेशन। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति, अब ये तो हो गई प्रतिकूल परिस्थिति की अपन ने बात कर ली। इस टाइप से आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं है। ये प्रतिकूल परिस्थिति थी, जैसे ही अनुकूल आएगी वापस से, तो अनुकूल में क्या होगा, ये जो तीनों लेयर है यहाँ से टूट जाएगी, और ये टूट जाने के बाद में क्या होगा, अलग अलग अमीबा यहाँ से अपने पास बन जाएगी। मतलब वापस से 50 से 30 डिग्री सेल्सियस पर अपन आ गए। तो अनुकूल परिस्थितियों के पुनरागमन पर, मतलब वापस वो आ गई है, पुट्टीकृत अमीबा बहुखंडन द्वारा विभाजित होता है। बहु का मतलब बहुत सारे। अगर नॉर्मल कंडीशन है ना, देखो ये जो नॉर्मल कंडीशन थी, अमीबा में द्विखंडन हो रहा है, मतलब 1 से 2 ही बन रहे हैं। लेकिन पहले अगर अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में गया और उसके बाद में अनुकूल में वापस आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, बहुविखंडन होगा, बहुखंडन होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द्विखंडन कब होता है ये आपको ध्यान में रखना है। बहुखंडन कब होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैं ये बता चुका। इज दैट क्लियर? अच्छा, इंग्लिश से लगी इतनी तो यार। तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा अथवा बीजाणु अमीबा, अब इसे अपन बोलते हैं शूडोपोडियोस्पोर। शूडोपोडिया मैंने यहाँ पर इंग्लिश में इसीलिए टर्म बताया था, शूडोपोडिया इसे अपन बोलते हैं। जब ये विभक्त हो जाता है तो इसे अपन बोलते हैं शूडोपोडियो स्पोर। स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, बीज के जैसी जो संरचना होती है। पुट्टी की भित्ति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र में के माध्यम में विमोचित हो जाता है। जब से ये फटेगी तो ये क्या हो जाएंगे, बाहर यहाँ पर आ जाएंगे और नए नए अमीबा यहाँ से विकसित हो जाएंगे। इस अभिक्रिया को बोलते हैं बीजाणु जनन। ठीक है, मतलब बीजाणुओं का जनन, बीजाणु की संख्या यहाँ पर बढ़ रही और वो जाके अमीबा का निर्माण यहाँ से कर रहे हैं। अब इस डायग्राम को देख लेते हैं पहले। अलैंगिक प्रजनन संरचना इंपॉर्टेंट है, डायग्राम कोई सा भी हो सब के सब इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ मैं। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। सबसे फर्स्ट ए लिखा क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक चल प्रजनन। क्लेमाइडोमोनास क्या है ये आपको आना चाहिए, ये एक प्रकार का शैवाल है। जब अपन शैवाल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। शैवाल के 3 प्रकार होते हैं, लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल। ठीक है, तो हरा शैवाल का एक एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। यहाँ जो बता रखे ये कशाब या पक्षमाब आप लोगों ने सुने होंगे, जो इसको हेल्प करता है गति में। ठीक है, तो ये क्लेमाइडोमोनास है। उसके बाद में दूसरा लिखा पेनिसिलियम की कोनिडिया।
बे जो लिखा है ये देखो, ये कोनिडिया। पेनिसिलियम जो होता है वो एक प्रकार का होता है कवक, ये आपको ध्यान में रखना, बता देता हूँ मैं, वापस पढ़ेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाएगा। कोनिडिया जैसे ये वाली, जिस हाथ वाली जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, वैसी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से आप लोग देखो, ये यहाँ पर कोनिडिया बना, ये बना, ये बना, तो मतलब कोनिडिया यहाँ पीछे से बनना स्टार्ट होता है, नीचे से आगे की ओर जाता है। तो जैसे ये पहला कोनिडिया था, फिर इससे दूसरा बनेगा, तो वो दूसरा यहाँ आएगा ये वाला, फिर जो तीसरा, सॉरी जो बन रहा है नया वो यहाँ पर आएगा, और जो पहला वाला वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ये तीसरा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये वाला, जैसे डार्क में करके बता रहा हूँ, तो ये डार्क वाला सबसे आगे की ओर जाता रहेगा, और पीछे की ओर क्या होगा, नए जो कोनिडिया वो यहाँ पर बनते रहेंगे, और एक टाइम आएगा आएगा सबसे आगे वाले जो है ये कोनिडिया यहाँ से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और नया पेनिसिलियम बना देगा। हाइड्रा, यह हाइड्रा अपने पास जो जंतु है एक प्रकार का, ठीक है। मुख लिखा है इसके अंदर, क्योंकि पादपों में मुख नहीं होता है। और कलिका यहाँ पर अपने पास है, ये कलिका यहाँ से अलग हो जाएगी और नया जीव बना लेगा, नया हाइड्रा बना लेगा। और सबसे लास्ट में लिखा है स्पंज, यह है स्पंज, ठीक है। इसमें बनता है जेम्यूल, ये जो संरचना ना अंदर गोले गोले जो बता रखे हैं जेम्यूल है, और इस मुख से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ये जो तीर जैसे बता रखे हैं ये कांटे हैं इसके, स्पेक्यूल्स इससे अपन बोलते हैं, याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एनिमल किंगडम में वापस से बताऊंगा ऐसा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, अलैंगिक प्रजनन की संरचना है इसके अंदर। इन डायग्राम को और अपन देखेंगे। नेक्स्ट लिखा फंजाई जगत के सदस्य, जिसे अपन बोलते हैं कवक, जो मैं पहले से आपको बता रहा था, तथा साधारण पादप जैसे शैवाल, बता दिया मैंने आपको, विशेष अलैंगिक जन्य संरचनाओं द्वारा जनन करते हैं। स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है इसके अंदर। पादप आकारिकी के अंदर भी बहुत सारी संरचनाएं बता रखी है, जिससे पादप वृद्धि करते हैं, 1 से 2 पादप बनते हैं। इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु जू स्पोर, चल बीजाणु को बोलते हैं जू स्पोर, जो हेल्प करते हैं उसकी गति में, ठीक है। सामान्य चलन संरचना अलैंगिक चल बीजाणु है जो सूक्ष्मदर्शीय चलनशील संरचना, चलने में हेल्प करती है। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचना जैसे कोनिडिया, पेनिसिलियम अभी मैंने आपको बताया, कलिका, हाइड्रा तथा जेम्यूल स्पंज होता है, ये अपन ने देख लिया है, फिगर देख लिया, पीछे कोई दिक्कत नहीं। कक्षा 11 में आपने पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा, ठीक है। इस ज्ञान को प्राप्त अपन करेंगे, अभी मैंने कोई भी वीडियो लेसन नहीं बनाया, तीसरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो ज्ञान आपको अपने आप से प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए मैंने सीक्वेंस आपको बताया था। आप देख सकते हैं पुराना वीडियो की एनसीईआरटी के जो चैप्टर है उसे इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे तब काम होगा, तो यहाँ से ये चैप्टर पढ़ेंगे तब कक्षा 11 वाला वो चैप्टर समझ में आएगा। है कि नहीं मजेदार चीज, है ना? आपका क्या विचार है? कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, और वहां पर वो नहीं बताते डिटेल से एनसीईआरटी वाले, ठीक है। कायिक जनन क्वेश्चन इन्होंने पूछा, लेकिन बिल्कुल सही बात है, कायिक जनन भी एक अलैंगिक जनन है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए यूज में रह सकता है? बिल्कुल ले सकता है। कायिक जनन एक प्रकार का जब अलैंगिक रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक प्रजनन है, तो बिल्कुल क्लोन अपन यूज में ले सकते हैं, ठीक है। जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। अलैंगिक प्रजनन जो है अपन यूज में लेते हैं किसके लिए? जंतुओं और अन्य साधारण जीवों के लिए। कायिक जो जनन है वो अपन यूज में लेते हैं पादपों के लिए, जबकि दोनों एक ही चीज को बताते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पादप के लिए कायिक टर्म अपन मोस्टली यूज में लेते हैं, जंतुओं और जो सरल प्रकार के जीव है उसे अपन बोलते हैं उसमें अपन बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। क्लियर? जैसे डायग्राम नहीं देखा है, पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई की बात हो रही, जैसे ऊपरी भूस्तरी, मतलब भू का मतलब होता है जमीन, जमीन के ऊपर जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है उसे अपन बोलते हैं ऊपरी भूस्तरी। प्रकंद, सरजोम लिखा है, ठीक है, अभी डायग्राम समझ में आएगा। शकरकंद आपने देखी होगी। बल्ब का मतलब जो प्याज होता है ना, ये इस तरह से प्याज हुआ या लहसुन हुआ, कैसा होता है? बल्ब जैसे होता है। या भूस्तरी मतलब जो जमीन के संपर्क में आता है यहाँ पर। तो ये जो संरचनाएं होती है ये क्या है? सारी की सारी कायिक संरचना है। ये टर्म आपको ध्यान में रखना है, ये जो शब्द है आपको ध्यान में रखना, और डायग्राम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा भाई लोगों। चित्र 1.4 देखो, 1.4 कहाँ गया? ये है 1.4। तो ए जो डायग्राम है वो किसका है? आलू की आंख देखी होगी आसपास अपने, आलू देखा होगा, मार्केट से लेके आती है मम्मी या पापा,
या आप भी लेके आते होंगे। तो ये आंखें कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद में आलू पर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे अपन आंखें बोलते हैं, और इसे अगर मैं यहाँ से काट करके जमीन में डालूं तो ये नया आलू बना लेगा, ऐसा होता है, और ऐसे ही खेती की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, कायिक प्रवर्धन है पादपों में। अदरक का प्रकंद, ये अदरक है अपने पास, अपस्थानिक मूल्य, कलिका यहाँ से आपको दिख रही है, यहाँ से अदरक में भी सेम ऐसा ही कैसा केस होता है, उसे भी अपन लगा सकते हैं। अगेव का बुलबुल से, अगेव का बुलबुल, छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पर भी अपने को देखने को मिल रहा है। दे अपने पास लिखा है ब्रायोफिलम की पर्णकलिका। ये ब्रायोफिलम जो है एक प्रकार का पादप है, और पर्णकलिकाएं मतलब पत्ती जो होती है उसके आसपास छोटी छोटी कलिकाएं होती है, अपस्थानिक कलिकाएं। देखो ये क्या है, पत्तियां हैं, पर्ण है, और इसके आसपास यहाँ जो कलिका बता रखी है वो पर्णकलिका है। तो इससे भी नए पादप बन सकता है। जल हाइसिंथ की भूस्तरिका बताया था, जल हाइसिंथ जो है पानी में मिलने वाला एक पादप है। जैसे सपोज कर लो ये पानी है, और इसके अंदर ये जो पादप मिल रहा है ये इस प्रकार से है कुछ, ये इस प्रकार का ये। ठीक है, तो यहाँ जो है भूस्तरिका ये बता रखी है, ये वाली जो पानी की सतह पर, भूमि की जो स्तर पर जो स्ट्रक्चर है वो भूस्तरिका है। यहाँ से एक से दूसरे का निर्माण किया है इसने, फिर हो सकता है कि ये भूस्तरिका आगे की ओर फैले और नए पादप का निर्माण कर दे, ऑफसेट का निर्माण कर दे, जल हाइसिंथ का निर्माण कर दे। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, ये जो है अलैंगिक संरचना है या कायिक संरचना होती है पादपों के अंदर। ये संरचना कायिक प्रवर्धन या प्रोपेग्यूल कहलाती है। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः ये अलैंगिक जनन ही होगा। पहले मैंने आपको बता दिया था, इसने एनसीईआरटी वाले ने क्वेश्चन पूछा है, ये यहाँ पर ये देखो, मैंने कहा था एनसीईआरटी को पूरा लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, तो मैं कर रहा हूँ। तो ये इस टाइप से है कुछ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर किसका, क्या आपको लगता है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है? एनसीईआरटी वालों ने इसे पूछा है और इसका आंसर इन्होंने दिया भी है, बिल्कुल अलैंगिक जनन ही होगा। आगे की ओर ध्यान से पढ़ते हो तो मिल जाएगा। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त होता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। बहुखंडन वाली बात हो गई है जो पहले बता दी। ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिससे पुनरुद्भवन अपन बोलते हैं। ठीक है, पुनरुद्भवन का मतलब वापस से उद्भवन उसका होना, नया जीव जो बनता है उससे अपन बोलते हैं। अलैंगिक जनन का ही एक पार्ट है पुनरुद्भवन, जिसे अपन बोलते हैं। आपने निश्चित तौर पर जलाशय की महाविपत्ति, विपत्ति का मतलब क्या होता है, नुकसान, विनाश जिसे अपन बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ अथवा बंगाल का आतंक। बंगाल के अंदर एक पादप को लेके आया गया था, पहले कहानी सुन लो उसके बाद में समझ में आ जाएगी एनसीईआरटी। बंगाल में एक पादप को लेके आया गया था जो मतलब उसके जो पुष्प हैं, फूल हैं, जो पत्तियां हैं वो अच्छी थी दिखने में, तो उसे लेके तो आ गए, अब लगा दिया उसे। तो लगाने के बाद में क्या हुआ कि ये जो पादप था जिसे बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, ये जल की पूरी सतह पर फैल गया, जल की जहां जहां सतह थी पूरी फैल गया, और जो उस पानी के अंदर मिलने वाली जो ऑक्सीजन है उसे यूटिलाइज कर लिया, उससे काम में ले लिया, उसे काम में ले लिया। बोले नुकसान क्या हुआ साहब, तो जल है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि केवल पानी उसके अंदर वाटर जो सॉरी पादप ही मिलेंगे, उसके अंदर जलीय जीव भी तो मिलेंगे, जंतु भी तो मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे, दूसरे छोटे छोटे जीव मिलेंगे। तो जब इसने पूरी ऑक्सीजन को काम में ले लिया या लेने लग गया, तो जो जलीय जीव है, जो मछलियां हैं, जो दूसरे जीव छोटी मछलियां हैं, उनकी वहां से क्या होने लग गई, मृत्यु होने लग गई। इसीलिए बोलते हैं महाविपत्ति, बहुत ज्यादा डेंजर ये हो गया था, बंगाल का आतंक था। ठीक है, अगर नहीं सुना तो मैंने सुना दिया है, अपने आस पड़ोस में किसी को ये कहानी सुना देना तो आपको भी याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। ये कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला क्या है, खरपतवार। ये जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। आप इसके बारे में और पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे क्यों लेके आया गया था, सुंदर पुष्प और पत्ती के कारण। पूछ सकता है, पति नहीं पत्ती, लीफ, उसके कारण लेके आया गया था। यद्यपि ये कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से कर सकता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है और जलाशय को ढक लेता है, इससे छुटकारा पाना बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है। आगे बस अब ये थ्योरी दे रखी इजी है, वैसे भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या आप इस तथ्य से परिचित है कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार की जाती है? हाँ बिल्कुल, हम परिचित हैं और आप भी परिचित होंगे, अभी बताया था कुछ समय पहले ही मैंने। और नहीं भी परिचित हो तो आपको ये तो आइडिया हो जाना चाहिए कि अलैंगिक प्रजनन बढ़ रहा है तो लैंगिक की तो ये बात नहीं करेगा, अलैंगिक प्रजनन की ही बात करेगा।
नहीं। क्या आपने आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आंख भी कहते हैं, बिल्कुल अभी देख लिया साहब हमने। केले तथा अदरक के प्रकंद से नन्हा सा पादप निकलता हुआ देखा, बिल्कुल। केले का जो पादप होता है उसकी एक विशेषता होती है, जैसे ये केला के पादप है, नया पादप इसी के पास से निकलेगा छोटा सा, फिर जब ये बढ़ेगा फिर इसी के पास से निकलेगा। कभी भी देख लेना, आप केले का पादप लगा के देख लेना, और देखा है तो समझ गए होंगे। जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादपों को, मतलब नए जो पादप बन रहे हैं, इसे इसने बोला है पादपों को। किसे? नए पादप को। ठीक है, उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि अधिकतर इन पादपों के रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संधियों नोट से ही उत्पन्न होते हैं। बता दिया है मैंने आपको, केले का एग्जाम्पल दिया है, और पहले मुझे भी नहीं पता था इसका, लेकिन ठीक है, पहले रटा हुआ था मेरे, सही बताऊं तो। लेकिन जब स्कूल में पढ़ा करता था मैं, रटा ही था, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब एक आध साल पहले ही, हमारे भी बगीचे में लगाए काफी पौधे, तो उसमें से 2 केले के पौधे भी थे। तो जब देखा मैं घूमता फिरता, तो अभी कुछ टाइम पहले पता चला कि एक जो पादप था उसके पास में 2 छोटे छोटे पादप और आ गए मिट्टी से निकल करके। तब मुझे पता चला ये तो केले से केला बन गया। ठीक है, तब मुझे पता चला एक्चुअल में, हाँ, जो अपन ने पढ़ा है, जो रटा है, वो सही है, उसे रटने की जरूरत नहीं है, वो अब मुझे समझ में आ गया। ठीक है, तो जब ये पर्व संधियां नमी युक्त मृदा, मैंने बता दिया, मिट्टी से अथवा जल के संपर्क में आती है, तब इनके मूल तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार से पत्थर चट्टा, ब्रायोफिलम, ध्यान में रखना, पत्थर चट्टा की पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक इस टाइप से होता है कुछ, इसे भी बता देता हूं मैं। ये पत्थर चट्टा की पत्ती है, सपोज कर लो, या इसे भी मत करो, इसे कर लो इस टाइप से। ये पत्थर चट्टा की पत्ती है, और ये जो कटे हुए सिरे, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, या ये वाला हुआ, ठीक है, इसकी बात हो रही है। यहाँ से कटे हुए किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है। ब्रायोफिलम में अभी अपन ने देखा था ना यार, ये ब्रायोफिलम, ये कटा हुआ सिरा यहाँ से था, ठीक है, ये यहाँ से था, ये यहाँ से था, यहाँ से बन जाता है। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों को बड़े पैमाने पर प्रवर्तित करते हैं। तो किसान तो करेंगे भाई, खाना पीना भाई। ध्यान देने योग्य ये एक रोचक बात है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। ये पहले भी एनसीईआरटी वालों ने बोला और वापस बोल रहा है, कोई सेंस वाली बात नहीं। जितना सिंपल जीव होगा, ये की पॉइंट है, सरल जीव जितना होगा, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, उसमें अलैंगिक प्रजनन ही होगा, सरल होगा। तो अपने के अंदर नहीं होता अपना, ठीक है, क्योंकि अपन कॉम्प्लेक्स है, जटिल है अपन। जैसे शैवाल हुआ, कवक हुआ, ये दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना। ये प्रतिकूल परिस्थिति के आराम से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लग जाते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने बोला है तो बता देता हूँ कि ये जो शैवाल के उदाहरण की अभी अपन ने पहले बात की थी, तो शैवाल में जैसे क्लेमाइडोमोनास, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, तो वो अलैंगिक प्रजनन करता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो अलैंगिक प्रजनन करेगा, वो करेगा इसकी जो अनुकूल परिस्थिति है तब वो करेगा। लेकिन यही शैवाल लैंगिक प्रजनन भी कर सकता है कुछ केसेस में, और वो जो कुछ केसेस है वो कब है? वो है प्रतिकूल। बताया था मैंने पहले आपको, अमीबा वाला एग्जांपल दिया था ना। तो वो शैवाल तो नहीं कह रहे हैं उसे अपन, लेकिन ऐसा ही होता है, जिसमें 3 लेयर बनी थी, अभी कुछ टाइम पहले ही तो बताया था। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन वो सरल प्रकार के होंगे। डिपेंड करेगा उसके चारों तरफ की जो कंडीशन है वो किस प्रकार की है, अनुकूल है या प्रतिकूल। अगर अनुकूल है तब तो वो अलैंगिक प्रजनन करेंगे, प्रतिकूल है तब वो लैंगिक प्रजनन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इस सार मार करके एनसीईआरटी के ऊपर साइड में कहीं पे लिख लीजिएगा। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करता है, तो पता कर लेंगे जब चैप्टर अपन पढ़ेंगे पादपों वाला। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होता है वो भी अपन देख लेंगे। उच्च श्रेणी के पादपों में दोनों विधियां, अलैंगिक और लैंगिक द्वारा जनन देखा गया। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि है। तो पादपों की अगर अपन बात करते हैं तो पादपों में सरल और जटिल दोनों प्रकार के जो पादप हैं उसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों मिलेंगे। लेकिन जंतुओं में जो जनन है अधिकतर वो मिलता है लैंगिक। इज दैट क्लियर? ये स्टार मार करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस रट लीजिएगा, क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस यहां से। ठीक है, तो यहां जो है अपना अलैंगिक प्रजनन होता है कंप्लीट। आई होप
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है। शिद्दत से आपने देखा इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि बच्चे देखते नहीं लास्ट तक, आधे तक ही देखते हैं। बोले जो समझने वाली चीज़ थी वो तो समझ में आ गया। अगर आपने लास्ट तक देखा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा और कोशिश मैं करूँगा और इजीली आपको समझाने की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब मिलेंगे तो लैंगिक प्रजनन कंप्लीट अपन करेंगे। टॉपिक वाइज अपन कर रहे हैं एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए। कोई डाउट है तो मैंने आपको बता दिया है। इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमावत से मिल जाऊंगा, या @my धर्मेन पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं। वहाँ अपना इमेज भेजिए, डाउट की कोई दिक्कत है तो वहाँ मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।